नाज़रीन, आज के वीलॉग में 2-3 मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर बात करनी है। हल्का NA 249 का जो रिजल्ट आया है कल रात को, क्या इस हल्के में धांधली हुई है या नहीं हुई? क्या बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हकीकी तौर पर इतने वोट हासिल किए हैं या नहीं किए? अंदर की कहानी क्या है? मेरे कप्तान ने आज एक बड़ा मजे का खेज, बल्कि मैं इसको लफ्ज कहूंगा, बयान दिया है जिसमें उन्होंने अपनी गलतियों का एतराफ किया है। बड़ा आदमी वो होता है जो अपनी गलती से सीखता भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज के वीलॉग में 2-3 मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर बात करनी है। एक तो टॉपिक है हल्का NA 249 का जो रिज़ल्ट आया है कल रात को, बल्कि सुबह, बल्कि इसको मैं कहूँ तो शायद दुरुस्त होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ क्या इस हल्के में धांधली हुई है या नहीं हुई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतने में कामयाब हुई इलेक्शन के कमीशन के मुताबिक? क्या बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हकीकी तौर पर इतने वोट हासिल किए हैं या नहीं किए? अंदर की कहानी क्या है? कुछ पस पर्दा जो चीज़ें मुझे पता लगी हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मेरे कप्तान ने आज एक बड़ा मज़े का खेज, बल्कि मैं इसको लफ्ज़ कहूँगा, बयान दिया है जिसमें उन्होंने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया है। बड़ी बात होती है कि आप अपनी गलती का एतराफ़ करें, लेकिन बड़ा आदमी वो होता है जो अपनी गलती से सीखता भी है। तो मैं ज़रा इस पे तफसील से आगे चल के बात करता हूँ। पहले ज़रा हल्का 249 का जो रिज़ल्ट सामने आया है, ज़रा उस पर जल्दी से बात कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर खान मंदोखेल साहब ने 16,156 वोट हासिल किए। मिफ्ता इस्माइल साहब ने नून लीग से 15,473 वोट हासिल किए। रफली अबाउट 500-600 वोटों का फ़र्क है, ये बड़ा माइन्यूट सा फ़र्क है। TLP तीसरे नंबर पे आई। अलामा नज़ीर अहमद साहब ने 11,125 वोट हासिल किए। PSP से उनके सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब ये इलेक्शन लड़ रहे थे, चौथे नंबर पे आए। 9,227 वोट उन्होंने हासिल किए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसका ये एक्चुअली हल्का था फैसल वाडा साहब का, वो 5वें नंबर पर आई। 8,922 वोट सिर्फ उन्होंने हासिल किए। MQM से मोहम्मद मुरसलीन साहब ने 7,511 वोट हासिल किए और वो 6ठे नंबर के ऊपर आई। अब बहुत से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मंदोखेल साहब जो इतने नीचे थे वो एकदम टॉप के ऊपर किस तरह आ गए। तो 2-3 फैक्टर्स हैं जो मेरी वहाँ पे मुकामी लोगों से बात हुई है उनके मुताबिक। एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी है, वो मैं एंड पे चल के बात करूंगा, लेकिन जो मुकामी लोग जो वहाँ के हैं, जो मेरी उनसे बात हुई है, उनके मुतालिक ज़रा मैं कुछ बात कर लूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये कि ये सीट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिली। हुकूमत के अंदर फैसल वाडा साहब थे। एक वेव 2018 में चल रही थी। बड़ा कंट्रोवर्शियल उनका भी ये इलेक्शन था कि क्या वाकई हकीकी तौर पर उन्होंने ये हल्का जीता था या नहीं जीता था, या एक्चुअली कोई थोड़ा सा धक्का लगा था। बहरहाल ये कहने वाले तो बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन हुकूमत में रहते हुए भी, वफाकी हुकूमत में रहते हुए भी, वजीर पानी और बिजली होते हुए भी वो यहाँ पर पानी के मसाइल हल नहीं कर सके, जो कि इस हल्के का बहुत बड़ा मसला है। इस हल्के के थोड़े से मैं आपको डायनेमिक्स समझा दूँ। यहाँ पे जितनी भी एथनिसिटीज़ हैं, चाहे वो पंजाबी हों, बलोची हों, महाजिर हों, सिंधी हों, हर किस्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। उसके साथ साथ जो रिलीजियस जो फैक्शंस हैं वो भी मुख्तलिफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बड़ा डिवाइडेड किस्म का ये हल्का है। इसमें कोई किसी एक आबादी को पूरी तरह अक्सरियत हासिल यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो वोटिंग ट्रेंड्स भी हमें नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी डिवाइडेड किस्म के आ रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जीत है, पहले तो ज़रा उसके ऊपर जो हकीकी ज़मीनी हकायक हैं ज़रा उसके ऊपर पहले मैं बात कर लूँ। उसके हवाले से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मरतबा ये जो ख़ास तौर पर ये जो इनका टेन्योर चल रहा है 2018 से ऑनवर्ड, इसमें पहले की निस्बत कराची के ऊपर ख़ास तौर पे कंसंट्रेशन करना शुरू की है उन्होंने। इस हल्के के लोग चूँकि अब इस बात को समझ चुके हैं कि पिछली दफ़ा इन्होंने यहाँ से जब MQM को जिताया था तो MQM भी कोई ज़्यादा मसाइल इनके हल नहीं कर सकी थी। उसके बाद फैसल वाडा साहब को मौका दिया, उनको वो भी नहीं कर सके। तो गालिबन यहाँ के लोग भी काफ़ी हद तक इस बात को समझ रहे थे कि अगर हम सूबाई हुकूमत को इस मरतबा वोट दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो शायद हमारे मसाइल जो है वो हल होना शुरू हो जाएं। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कराची के हवाले से इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काफ़ी एक्टिव है, नज़र आ रही है कि वो वाकई स्ट्रीट के ऊपर काम भी कर रही है। दूसरी बात ये कि पहले MQM और नून लीग का ये हल्का रहा है, बड़े भारी मैंडेट इनको यहाँ से मिलता रहा है, लेकिन ये खातिर खा किसी किस्म का कोई काम इस हल्के में नहीं कर सके हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले भी जब 2013 के अंदर भी नून लीग की हुकूमत थी तो उस दौरान भी इस हल्के के ऊपर कोई ज़्यादा काम नहीं हो सका, जबकि यहाँ पे पंजाबी पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे भी पाई जाती है इस हल्के के अंदर।
और यहाँ के लोगों का ये काफ़ी हद तक मानना भी था कि जनाब मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब या जीटी रोड की पॉलिटिक्स से बाहर ही नहीं निकलती। दूसरी बात यह कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर आए, शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा, लेकिन उस इलेक्शन के लड़ने के बाद शहबाज शरीफ तो जैसे इस हल्के को भूल ही गए कि ये हल्का एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। आप वापस आते हैं, आप आके लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, ऐसा कतई तौर पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि और इम्पॉर्टेंट बात कि वो जेल से छूट भी चुके थे और उसके बाद भी वो इस हल्के में आ सकते थे। वो कैंपेनिंग बेशक ना करते, लेकिन हल्के से बाहर रह के भी बहुत से मसाइल हल कर सकते थे, कोई बात कर सकते थे लोगों से, लेकिन इस किस्म का किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। मरियम नवाज ने यहाँ पर आना था, मरियम नवाज का ट्रिप भी कैंसिल हो गया कोविड की वजह से। उन्होंने कहा कि जी मैंने अपना ट्रिप ये कैंसिल कर दिया है, वो भी नहीं आई। मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में ये कहा जाता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ भी वही मसला था जो फैसल वाडा के साहब के साथ था कि दोनों ही इस हल्के में नहीं रहते, दोनों इस हल्के से बाहर रहते हैं। फैसल वाडा साहब के हवाले से भी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो भी इस हल्के के में रहने वाले नहीं थे, इस हल्के से बाहर डिफेंस के अंदर वो रहते थे। तो मैं तो जब 2018 के अंदर मैंने जब उस वक्त मुझे आज भी याद है कि मैं ट्रांसमिशन में बैठा हुआ था, तो मैंने यही कहा था कि फैसल वाडा साहब अगर जीत भी गए तो इस हल्के के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो फैसल वाडा साहब ने उस वक्त मुझे बड़ा नाराज़गी का इजहार किया था कि जी आपने ये इस किस्म का कमेंट क्यों किया मेरे बारे में। तो मैंने कहा जी मुझे अंदाज़ा है कि आपकी कोई लगाव नहीं होगा इस हल्के के साथ, और बिलाखिर वही हुआ। वो और बात है कि उन्होंने इस इलेक्शन से पहले जब कैंपेनिंग हो रही थी तो उन्होंने आके इस हल्के में विजिट भी किया, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिस उनको आ गया था कि जनाब आप कैंपेनिंग में नहीं आ सकते, इसलिए बराए मेहरबानी बाहर तशरीफ ले जाएं। तो ये तो है जो ऑन ग्राउंड डायनेमिक्स हैं थोड़े से। एक बात अलबत्ता मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि जनाब ये हल्का फिर भी हमारा ही था, ये इलेक्शन हमने ही जीता है और दरअसल में हमारे साथ धांधली हुई है। अब उनकी जो बेसिस हैं इल्ज़ाम लगाने की वो क्या है, वो ये कहते हैं कि जी कुल जो वोट डला है वो तकरीबन 20% के आसपास डला है, जो कि इंतहाई कम है, इंतहाई कम टर्नआउट है। और नॉर्मली इतना जितना वोट पड़ा है ये वोट मैक्सिमम 2 से 3 घंटे में गिना जा सकता था, कोई ऐसी बात नहीं थी। रात 10 बजे तक हर सूरत जो है ये रिजल्ट कंपाइल हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि 9 घंटे गुजर गए, 10 घंटे गुजर गए, लेकिन ये रिजल्ट ही कंपाइल नहीं हो रहा था। अब उसके अंदर ये मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि जनाब हमारे साथ वही हुआ है जो दरअसल में डस्का में हो रहा था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आ नहीं रहे थे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ना आने की वजह से रिजल्ट डिले हो रहा था, और इसी डिले के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ हुआ है। मुस्लिम लीग नून ने इस सिलसिले में जो है फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए एक एप्लीकेशन भी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई है कि इस पूरे हल्के का जो है वो ये जो भी रिजल्ट आया है इसकी फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, चेक किया जाना चाहिए कि क्या फॉर्म 45 जो हैं वो सही तरह सबमिट किए गए हैं या नहीं। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि मेरे कप्तान आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने एक तकरीर की। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 370 अरब के करीब उन्होंने एक पैकेज का भी अनाउंसमेंट किया, लेकिन अपनी तकरीर के दौरान एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला उन्होंने कहा कि जनाब मैंने जो है ना, मुझे एहसास है इस बात का कि मैंने माजी में गलतियां की हैं। मैं सोचता हूं इसके बारे में कि मैंने टिकट देने के हवाले से जो गलतियां की हैं उसके बारे में मैं सोचता हूं। मैं ये भी सोचता हूं कि मैंने फ़लाँ बंदे को इसका वज़ीर बना दिया, अगर मैं उसको वज़ीर बना देता तो ज़्यादा बेहतर होता था। कुछ इस तरह की उन्होंने बातें कही। लेकिन मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब ने दरअसल में अपनी गलतियों से क्या सीखा है। आप क्या समझते हैं वाकई इमरान खान साहब जब टिकट देने के हवाले से गलतियाँ करते हैं तो बाद में सोचते होंगे यार ये अगर वाकई मैं ये आइंदा नहीं करना, मैंने ये जो गलती मैंने अब कर दी है ये मैं आइंदा नहीं करूँगा। असल इंसान जो होता है जो जिसमें कुछ थोड़ी सी सलाहियत होती है वो तो यहाँ पे मानी जाती है कि जब वो इंसान कहे कि हाँ मैंने यहाँ गलत किया है, आज के बाद ये गलती मैंने दोबारा नहीं करनी। अब आप छोटी सी एग्जांपल फैसल वाडा साहब की ही ले लीजिए। फैसल वाडा साहब के हवाले से अगर आप उठा के देख लें तो जब से ये 2018 के इलेक्शन जीते तब से लेकर अब तक इनके ऊपर एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। इनके बारे में ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि फैसल वाडा साहब ने अपने जो कागजात जमा कराए हुए ये गलत जमा कराए हुए, ये काफ़ी हद तक सबको नज़र आ रहा था। फिर अल्टीमेटली में तो सबूत भी सारे सामने थे, लेकिन नहीं मानना, आपने नहीं मानना। इमरान खान साहब इनको सपोर्ट करते रहे। उसके बाद फैसल वाडा साहब के बारे में जो है वो जब नज़र आ गया कि अब रिजल्ट भी आने वाला है और अब इनकी छुट्टी होने वाली है, तो बड़ी होशियारी के साथ इन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा दे के ये सेनेट में चले गए। अच्छा, मेरी जो अपनी कुछ ज़राए से बात हुई है वो ये है कि इनको पीटीआई के अंदर हाई कमांड ने यहाँ तक कहा था कि फैसल आप ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ये सीट छोड़ी तो ये सीट हमारे पास वापस नहीं आएगी और जब दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होगा तो ये सीट हमें नहीं मिलेगी। लेकिन फैसल वाडा साहब नहीं माने और फैसल वाडा साहब को जनाब उन्होंने सेनेट का टिकट दे दिया और सेनेट का इलेक्शन खड़ा भी करवा दिया। इमरान खान साहब की मतलब गलतियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ।
इस हद तक हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिंध के चैप्टर्स हैं उन्होंने रेजिस्ट किया और उन्होंने भी फैसल वाडा को टिकट देने के हवाले से इंतहाई मजम्मत की कि यह गलत हो रहा है। मैं ये बात जानता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर इंटरनली इस बात पे बड़ी सख्त तशवीश पाई जाती थी कि क्या मजाक किया जा रहा है लोगों के साथ कि फैसल वाडा को जो है वो आप, क्योंकि वो आपके लाडले हैं, तो आप उनको नेशनल असेंबली से निकाल के सेनेट में आपने हर सूरत ला के बैठाना है क्योंकि वो एक केस के अंदर फंसे हुए हैं। अब हुआ क्या कि आपकी इस गलती के नतीजे में फैसल वाडा साहब नेशनल असेंबली की वो सीट भी गई आपके हाथ में जो ऑलरेडी थी। एक बात। दूसरी बात यह कि इस सिलसिले में अब जो सेनेट की जो सीट है, मेरी कल रात को एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जनाब ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, इनकी जो सेनेट की सीट है, ये सेनेट की सीट के ऊपर भी ये मसला अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर इनके ये प्रूव हो गया कि इन्होंने वाकई झूठ बोला है तो फिर ये 62-63 में उड़ भी सकते हैं और अगर ये उड़ गए तो ये सेनेट की सीट भी जाएगी। और जब ये सेनेट की सीट चली गई तो सिंध से चूंकि इलेक्ट हुए में तो वो हर सूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सीट जो है वो अपने पास ले जाने में कामयाब हो जाएगी। तो एक अपने लाडले को बचाने के लिए आपने कौमी असेंबली की सीट भी गवा दी और अब सेनेट की सीट भी जो है वो खतरे में है। गलती की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि जनाब मैं एहसास कर, मुझे सोच आती है, मैं सोचता हूँ कि मैंने कितनी गलती की। दूसरी इसकी एग्जाम्पल आप ले लीजिए अब्दुल कादिर साहब के हवाले से, जिनको सेनेट का जो है वो पहले टिकट दिया गया था। सेनेट का टिकट देने के बाद क्लियर कट ये अनाउंसमेंट हुई, नजर आ गया कि जनाब असल में मालदार पार्टी है जिसको नवाजने की कोशिश की गई है, तो उनसे वो टिकट ले लिया गया, उनसे वो टिकट ले लिया। अब ये सब कुछ चल रहा है, ये नजर आ रहा है मीडिया के ऊपर। उसके बाद वो आज़ाद हैसियत में खड़े होते हैं, आज़ाद हैसियत में खड़े होकर जीतते हैं, जीतने के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही आ जाते हैं और उनको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो दुपट्टा भी जो है वो पहना दिया जाता है गले के अंदर। तो गलती से एहसास करने की मैं बात कर रहा हूं कि वो किसी वक्त भी आपके पास ये मौका होता है कि आप ये इसको वापस ले सकते हैं। उसके बाद मल्ली साहब, जिनको NA 75 डस्का के अंदर आपने टिकट दिया था, उनके बारे में अच्छा खासा ये फीडबैक मौजूद था हल्के के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये फीडबैक मिला हुआ था कि जनाब इनको जो आप टिकट दे रहे हैं इससे बेहतर जो लास्ट टाइम वो आज़ाद हैसियत में जो साहब खड़े हुए थे उनको ये टिकट दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन नहीं, ये फिर भी मल्ली साहब को इन्होंने टिकट दिया और मल्ली साहब जो है वो NA 75 डस्का का 2 दफ़ा इलेक्शन हार गए, पहले भी हारे बल्कि 3 दफ़ा अब हार गए, तीसरी दफ़ा भी हारे। तो यहाँ पे मतलब फ़र्क नहीं आया, उनको अपनी अपनी गलतियों से एहसास नहीं। और इसके अलावा और बहुत सी कुछ है। अब सूरत हाल ये है कि 10 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं पूरे पाकिस्तान में ये रिसेंट हिस्ट्री के अंदर, और 10 में से सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। ये परफॉर्मेंस है, ये मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस है और इसका सेहरा किसी के सर नहीं जाता। मेरा नहीं ख्याल इसमें मुकामी जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो इतने ज़्यादा कसूरवार हैं जितने इमरान खान साहब खुद हैं। हम उस्मान बुज़दार साहब को, बाकी सीनियर लीडरशिप को आप जो मर्जी बुरा भला कह दें, लेकिन अल्टीमेटली द बक फॉल्स ऑन द कैप्टन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। उनका सारा कसूर है, उनकी परफॉर्मेंस है। आपने वजीरों के हवाले से तो इस्लामाबाद के अंदर भी ये कहा जाता है कि जनाब असल में तो काबीना के अंदर म्यूजिकल चेयर्स खेली जा रही हैं। आज जो वजीर है, और अभी भी इस वक्त जब आप ये वीलॉग देख रहे हैं इतनी उखाड़ पिछाड़ हो चुकी है काबीना के अंदर, अभी भी वजीरों के बीच में ये अनसर्टेनिटी पाई जाती है कि क्या ये अगले हफ्ते तक वजीर रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। किसी की टोपी भी उतार के किसी की भी टोपी के ऊपर सर पे पहनाई जा सकती है। तो जब ये सूरत हाल होगी तो जनाब जो खेल आप काबीना के साथ खेल रहे हैं वही खेल जो है वो पब्लिक ने आपके साथ भी खेला है। उन्होंने कहा जनाब ये तमाशा बहुत हो गया, आपसे हमारे मसाइल मसूल हल कोई नहीं होने, आपका बहुत शुक्रिया। 2 चीज़ें थी इमरान खान साहब के पास बेचने के लिए, ये जेहन में रखिएगा। जब ये आए थे तो परफॉर्मेंस थी, सहाफ़ियों को बुला बुला के कहा जाता था आप बस हमें 100 दिन दे दें, आप हमें 6 महीने दे दें, आप हमें 1 साल दे दें, बस आप इसमें हमारे साथ रहें, उसके बाद आप हमारा जो मर्जी एहतसाब कीजिएगा। लेकिन हम वहीं से जानते थे, मुझे पता था इस बात का कि ये जो फॉर्मेशन बन रही है इनसे कुछ नहीं होना, मुझे आइडिया हो चुका था इस बात का। और वही हुआ कि आज 2.5 साल के पास परफॉर्मेंस के हवाले से इनके पास कुछ नहीं है बेचने के लिए। दूसरी चीज़ जो इनके पास थी वो थी ऑपोजिशन का एहतसाब कि जनाब हम इसको नहीं छोड़ेंगे तो उससे पैसे निकलवाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, खुर्शीद शाह, इनको हमने नहीं छोड़ना। वो रिसेंटली बशीर मेमन साहब की जो इंकशाफात आ रहे हैं और उसके ऊपर वो जो कुछ बता रहे हैं कि जनाब जो कुछ चल रहा था सिलसिला, तो वो भी जो है उसके अंदर भी अच्छे खासे उस नैरेटिव के अंदर भी सुराख पड़ चुके हैं। दूसरी बात यह कि अभी कल ही इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों को, चंद एंकर पर्सनस को बुलाया अपने पास और उनको समझाया कि जनाब बशीर मेमन साहब जो हैं वो पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं। मैंने कतई तौर पे उनसे किसी किस्म की ऐसी कोई बात नहीं की, ना मैंने उन्हें किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं। लेकिन बशीर मेमन साहब जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब मैं भी जो है ना पुलिस काम किया तो मैं भी FIA का सरबरा था,
मैं भी सबूतों के बगैर जो है वो बिला वजह की हवा में फुलझड़ी नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास भी मुझे पता है कि मैं जो अगर कोर्ट ऑफ लॉ में इतनी बड़ी मैं बात कर रहा हूँ कि मुल्क के वज़ीर आज़म के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे भी इस बात का पता है कि मुझे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ले जाया जाएगा, और जब कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ले जाया जाएगा तो फिर मुझे अपनी बात को प्रूव भी करना पड़ेगा। तो मामला जो है वो काफ़ी अभी इस वक्त टेंस है। ये नहीं है कि कोई एक साइड का पलड़ा जो है वो भारी हो गया, ये मामला अभी आगे चलेगा। लेकिन जो इंतखाबी नताइज हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है, बस मैं यही लफ्ज़ कह सकता हूँ। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।